नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक देखेंगे, धारामापी गैल्वेनोमीटर। इस वीडियो में हम धारामापी के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। धारामापी होता क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, धारामापी का सिद्धांत क्या होता है, धारामापी की जो बनावट होगी वो किस प्रकार की होगी। इसके साथ में हम धारामापी से जुड़े हुए कुछ सुग्राह्यता के फॉर्मूले भी यहां पर देखने वाले हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करते हैं धारामापी होता क्या है, ये किस कार्य में इसको यूज में लेते हैं। देखिए दोस्तों, धारामापी एक ऐसा उपकरण है, एक विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण है जो विद्युत में प्रयोग में आता है और धारा का संसूचन करने में, धारा का संसूचन करने में, धारा बह रही है या नहीं बह रही है इसका पता लगाने में। संसूचन करने का मतलब यही है कि किसी भी विद्युत परिपथ में से धारा बह रही है या नहीं बह रही है इसका पता लगाने में धारामापी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो धारामापी है वो धारा की दिशा को भी मापता है, तो यहां पर धारा का संसूचन करता है धारामापी। धारामापी की सहायता से हम धारा की दिशा भी ज्ञात करते हैं। देखिए, हम धारामापी को एमीटर या वोल्टमीटर में रूपांतरित कर सकते हैं। धारामापी को एमीटर में बदला जा सकता है, वह वोल्टमीटर में भी इसको रूपांतरित कर सकते हैं, वो हम यहां पर करेंगे भी। धारामापी को एमीटर व वोल्टमीटर में रूपांतरित करके, हम इनको रूपांतरित करके एमीटर की सहायता से तो हम धारा का मापन करते हैं और वोल्टमीटर की सहायता से हम वोल्टता का मापन करते हैं, विभवांतर का मापन करते हैं। तो ये हमारे पास में है धारामापी और उनके उपयोग। अब हमें धारामापी के प्रकार, गैल्वेनोमीटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, जो धारामापी है वो मूलतः दो प्रकार के होंगे। धारामापी को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो देखेंगे यहां पर। पहला जो प्रकार है वो है चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी। दूसरा जो प्रकार है वो है चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी। देखिए दोस्तों, इनके नामों से ही हम इनको समझेंगे क्या है। धारामापी के अंदर, धारामापी की जो बनावट होती है, व्यवस्था होती है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें एक तो चुंबक लगा होगा और उसमें कुंडलियां भी लगी होती है। आयताकार कुंडली और चुंबक का प्रयोग किया जाता है कि यदि जो किसी धारामापी के अंदर यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, चल का मतलब यहां पर गति से ही है, तो यदि कुंडली घूमने के लिए स्वतंत्र, गति करने के लिए स्वतंत्र होती है और चुंबक इसमें स्थिर अवस्था में होती है, तो उस धारामापी को हम चल कुंडली धारामापी कहेंगे। और चल चुंबक जो धारामापी, उसमें जो चुंबक है वो घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, चुंबक गति करती है, जबकि कुंडली स्थिर अवस्था में होती है। यहां पर हम केवल चल कुंडली धारामापी के बारे में पढ़ेंगे। और जो चल कुंडली धारामापी है वो भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार के होंगे। पहला जो प्रकार है वो है निलंबित। निलंबित कुंडली धारामापी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं निलंबित चल कुंडली धारामापी। निलंबित कुंडली धारामापी। देखिए, ये हम यहां पर डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में हम किलकित कुंडली धारामापी, इसके बारे में भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर ये दोनों ही चीजें देखेंगे, दोनों ही जो धारामापी है उनका अध्ययन करेंगे। चल चुंबक वाला हम यहां पर अध्ययन करने वाले नहीं है।
चल कुंडली धारामापी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। अब इसमें हम सर्वप्रथम निलंबित कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर देखने वाले हैं। पहला जो प्रकार है वो यहां पर हम देखने वाले हैं। पहला जो प्रकार है वो है निलंबित कुंडली धारामापी। देखिए नाम से ही इस यहां पर स्पष्ट हो रहा है कि जो कुंडली है वो निलंबित का मतलब सस्पेंडेड, लटकी हुई है, अधरझुल लटकी हुई है। और किस तरीके की व्यवस्था होती है उसमें हमें यहां पर देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, जो निलंबित कुंडली धारामापी इसमें दो अवतलाकार कटे हुए चुंबक होते हैं। पहले तो दो चुंबक लेंगे और इस तरीके से कटे हुए होते हैं, अवतलाकार भाग होता है। और यहां पर भी हमें उन जो चुंबक है उसको इस तरीके से हम दिखा देंगे। ये हमारे पास में जो हमने आपको बताया अभी कि अवतलाकार कटे हुए चुंबक है, ये हम कंसीडर कर लें। एक चुंबक का N सिरा, ये दूसरी चुंबक का S सिरा, ये इस तरीके से कटे हुए हैं। अंदरूनी जो हिस्सा है वो अवतलाकार है, अंदर से धंसा हुआ है और दोनों तरफ से इस तरीके से चुंबक लगे हुए हैं। बीच में इसमें एक आयताकार कुंडली होती है। ये यहां पर हमारे पास में एक आयताकार कुंडली होगी और ये जो आयताकार कुंडली होती है इसमें विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए होते हैं। खूब सारे तारों का एक समूह होता है और वो इस तरीके से एक तार के ऊपर दूसरा इस तरीके से लिपटे हुए होते हैं। और इनके बीच में कच्चे लोहे का एक क्रोड होता है। ये स्थिर अवस्था में इसको इस तरीके से रखते हैं कि ये चिपका हुआ रहता है पीछे से। कुंडली इसके दोनों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये इसके ऊपर नीचे कहीं पर भी टच नहीं है, बट ये बीच में लगा हुआ है। बेलनाकार भाग होता है, कच्चे लोहे का बना होता है। ये जो आपको दिख रही है ये हमारे पास में एक आयताकार कुंडली होती है जिसके अंदर खूब सारे तांबे के तार लिपटे होते हैं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार होते हैं। विद्युत रुद्ध होने का मतलब यह है कि उनमें से करंट एक वायर से दूसरे वायर में प्रवेश नहीं करती। देखिए दोस्तों, इसको ऊपर से एक फॉस्फर ब्रॉन्ज मिश्र धातु का जो तार है उसकी सहायता से इसको लटकाया जाता है और ऊपर एक दृढ़ आधार से इसको लटका देते हैं। यहां से इसको दृढ़ आधार से इसको लटका देंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर एक छोटा सा दर्पण भी लगा होता है, उसके साथ में एक संकेतक भी लगा होगा। ये यहां पर संकेतक है। बनावट हम आप लोगों को समझा रहे हैं। ये हमारे पास में एक समतल दर्पण का टुकड़ा है। ये आपके पास में है आयताकार कुंडली जिसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। ये आपके पास में है अवतलाकार कटे हुए चुंबक। अवतलाकार चुंबक और इसका जो निचला सिरा है उसको हम एक स्प्रिंग की सहायता से दृढ़ आधार से यहां पर संयोजित कर देंगे और ये वाला जो सिरा है उसको भी एक वायर से संयोजित किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये थी हमारे पास में निलंबित चल कुंडली धारामापी की बनावट। जो धारामापी जो भी हम लेंगे उनकी मूलतः बनावट यही होने वाली है। एक बार इस बनावट को समझेंगे। इसमें पहला जो कार्य है वो तो इसमें है, एक तो चुंबक होते हैं और जो चुंबक होंगे दोस्तों वो अवतलाकार कटे हुए होते हैं। अवतलाकार कटे हुए चुंबक होंगे और जो अवतलाकार कटे हुए होने के पीछे जो रीजन है वो है दोस्तों कि यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सदैव कुंडली के अनुदिश होना चाहिए। इस त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी हम विस्तृत जानकारी लेंगे, इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो यहां पर अवतलाकार कटे हुए चुंबक होंगे और एक सिरा N एक सिरा S और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र भी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र यहां पर उत्पन्न करते हैं।
दूसरा इसका मूल जो पार्ट है वो है आयताकार कुंडली। जो आयताकार कुंडली है वो तांबे के तारों से घिरी हुई होती है, विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस पर लिपटे होते हैं, आयताकार होती है। और जो हमने इससे ठीक पहले जो डेरिवेशन पढ़ा है उसमें हमने देखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी जो आयताकार कुंडली है, धारावाही आयताकार कुंडली है, उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रख देते तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। तो उसी सिद्धांत को यहां पर अप्लाई करेंगे। तो फिर बीच में एक होता है कच्चे लोहे की क्रोड। कच्चे लोहे की क्रोड एक बेलन है, बेलनाकार कच्चे लोहे की क्रोड है। वो इसलिए लेते हैं ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके और एक जो धारामापी है उसमें अवमंदन उत्पन्न हो, कि जैसे इसमें जो कुंडली है उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो विद्यार्थी उसमें विक्षेप आ जाता है, और जैसे ही कुंडली में से धारा बंद करवाएंगे तो ये कुंडली है वो बार बार इस तरीके से कंपन नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से दोलन गति नहीं करनी चाहिए, उसके लिए अवमंदन उत्पन्न करे। इसके लिए यहां पर हम कच्चे लोहे की क्रोड का प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसके साथ में यहां पर ये एक वायर यूज में लेते हैं जो कि फॉस्फर ब्रोंज का होता है। फॉस्फर ब्रोंज का वायर होता है। देखिए दोस्तों, इसके पीछे इसका रीजन है कि इसका जो नीटा होता है वो बहुत कम होता है, और नीटा कम होने के कारण से इसका ऐंठन नियतांक है वो भी बहुत कम होगा, जिसकी वजह से जो इसका मरोड़ी नियतांक है वो काफी कम होगा। फलस्वरूप ये बार बार इसके घूमने वापस उसी पोजीशन में आने से इसमें जो ऐंठन है वो बहुत कम उत्पन्न होगा, जिससे ये गर्म नहीं होगी और ये इसमें कोई अवरोध उत्पन्न भी नहीं करता। इसीलिए फॉस्फर ब्रोंज का वायर यूज में लेते हैं दोस्तों। इस वायर के साथ में एक दर्पण लिपटा होता है, लगा होता है। इसके साथ में एक संकेतक, एक सुई लगी होती है। जैसे ये कुंडली घूमती है ये जो सुई है वो भी यहां से विक्षेपित होकर घूम जाती है दोस्तों। अब इसका जो सिद्धांत है वो हम यहां पर देखते हैं। इसकी जो कार्यविधि है वो भी यहां पर हम आप लोगों को बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर इसकी कार्यविधि आप समझेंगे कि एक वायर, तो ये बाहर से आप देखेंगे तो इसको ये इस तरीके का नजर आएगा दोस्तों। एक यहां पर दो टर्मिनल लगे होते हैं, एक टर्मिनल इधर से, दूसरा वाला इधर से। ये दोनों टर्मिनल ऊपर भी हो सकते हैं। इधर से बीचों बीच यहां पर जीरो लगा होगा, इधर खाने होंगे, इधर भी खाने होंगे, बीच में ये संकेतक है। जब इसमें से इधर की ओर धारा बह रही है तो इसमें से कुंडली में एक तरफ विक्षेप आएगा। जब यहां से धारा आएगी दोस्तों, ये वाला जो वायर दिख रहा है वो ये है। यहां से होती हुई धारा इस कुंडली में से ऐसे बहुत सारे चक्कर लगाती हुई जब ये बाहर निकलेगी तो इस कुंडली में से विद्युत धारा बह रही है। जब कुंडली में से धारा बहेगी तो इसमें बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होगा। वो हमने पीछे डेरिवेशन में देखा था कि जो टो बराबर NIAB sin थीटा बलयुग्म आघूर्ण यहां पर उत्पन्न होता है। तो इससे जो कुंडली है उसमें बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। ये थोड़ी सी विक्षेपित होगी। यदि ये कुंडली इस तरीके से विक्षेपित होती है, ये ऐसे घूमती है, तो ये इसके ऊपर संकेतक इस तरीके से लगा होगा, वो भी घूमेगा। और यदि दूसरी दिशा में धारा बहेगी तो दूसरी दिशा में ये विक्षेपित होगी, तो ये जो संकेतक है वो दूसरी दिशा में घूमेगा। तो जैसे ये कुंडली घूमती है इस संकेतक में उसी के अकॉर्डिंग विक्षेप उत्पन्न होता है। जितनी धारा बहेगी उतना ही उसमें विक्षेप होगा, संकेतक में भी उतना ही विक्षेप क्रिएट होगा। तो यहां से इस सर्किट में से बहने वाली धारा इस कुंडली में उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण के समानुपाती होती है, या हम ये कह सकते हैं कि बहने वाली जो धारा है सर्किट में से, परिपथ में से, कुंडली में से बहने वाली धारा का मान कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होता है। जो विक्षेप है वो धारा की वजह से ही उत्पन्न होता है। ये इसकी कार्यविधि है। अब देखिए यहां पर इसका जो सिद्धांत है वो क्या है कि इस कुंडली में से बहने वाली धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए, कुंडली में से बहने वाली धारा, इधर से जब धारा बहेगी तो इसमें विक्षेप आएगा,
तो जितनी ज्यादा, जैसे 1 एम्पियर की धारा है तो थोड़ा सा विक्षेप, 2 एम्पियर की धारा है तो और ज्यादा विक्षेप, 3 एम्पियर की धारा तो और ज्यादा विक्षेप, तो ज्यादा धारा होगी तो ज्यादा विक्षेप आएगा। तो जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी विक्षेप भी उतना ही ज्यादा होगा दोस्तों। तो यही सिद्धांत है और उसको हम यहां पर प्रूव भी करेंगे, बताएंगे भी आप लोगों को कि जो धारा है वो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। कैसे, अभी देखते हैं दोस्तों। हम आप लोगों को यहां पर बताएंगे कि जो धारामापी का सिद्धांत है वो क्या है। दोस्तों अब यहां पर हम बात करेंगे धारामापी का सिद्धांत। धारामापी का सिद्धांत हमने आप लोगों को बता दिया कि धारामापी में से बहने वाली धारा धारामापी में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। उसका जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो क्या है कि धारामापी से प्रवाहित धारा, धारामापी से बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, बहने वाली धारा धारामापी की कुंडली में, धारामापी की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। देखिए यदि हम कुंडली में से बहने वाली धारा को आई ले लें और कुंडली में उत्पन्न जो विक्षेप है उसको फाई कह दें तो आई समानुपाती होगा फाई के। ये इसका सिद्धांत होता है और इसको हम यहां पर प्रूफ भी करेंगे दोस्तों। हम कुछ चीजें लेकर चल रहे हैं। हम ये लेकर चलें कि धारामापी की जो कुंडली है उस कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली है उसमें फेरों की जो संख्या है दोस्तों वो हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में कैपिटल N फेरे हैं। कुंडली से प्रवाहित जो धारा है, कुंडली से प्रवाहित धारा वो है हमारे पास में I। कुंडली का जो क्षेत्रफल है वो भी यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं। कुंडली का क्षेत्रफल हमने मान लिया है दोस्तों A, और जो अवतलाकार कटी हुई चुंबक हैं और उन चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में यहां पर पुट कर रहा हूं, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है। हम जानते हैं, हमने लास्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, कि कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र है में रखी आयताकार कुंडली पर, आयताकार कुंडली पर लगने वाला, आयताकार कुंडली पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण वो हमने देखा है दोस्तों, बलयुग्म आघूर्ण। और जो बलयुग्म आघूर्ण है उसका फॉर्मूला हमने देखा है, टो बराबर होता है NIAB sin थीटा। देखो यहां पर जो अवतलाकार कटे हुए चुंबक हैं वो इस तरीके का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तथा जो क्षेत्रफल सदिश है दोनों के बीच का कोण सदैव 90 डिग्री रहता है। और तत्पश्चात में यहां पर थीटा बराबर, यहां पर थीटा बराबर हम लेकर चल रहे हैं 90 डिग्री, क्योंकि यहां पर उत्पन्न हो रहा है त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण, त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऐसा हो रहा है। ये त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र क्या है इसके बारे में भी हम आप लोगों को यहां पर बताएंगे। अब देखिए दोस्तों,
जब इस कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस पर बलयुग्म आघूर्ण लगता है, कुंडली थोड़ी सी घूम जाती है और उसके अंदर जो बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है वो ये होता है समीकरण 1 के अकॉर्डिंग। और यहां पर जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है, तो टो का मान आ जाएगा NIAB। लेकिन जैसे ये यहां पर कुंडली घूमती है तो इस कुंडली को जोड़ा गया है फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर से। ये आपको जो वायर दिख रहा है वो आपके पास में है फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार, फॉस्फर ब्रॉन्ज का तार है। इस तार में मरोड़ी उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। ये तार है उसमें एक ऐंठन उत्पन्न हो जाएगी, जैसे ये कुंडली घूमेगी उस तार में भी ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसके पश्चात ये कुंडली नहीं घूमेगी, क्योंकि जो तार में उत्पन्न ऐंठन के कारण से जो बलयुग्म आघूर्ण है वो उसको कुंडली को अपनी पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करेगा। और ये जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखने से जो बलयुग्म आघूर्ण है वो उसको घुमाने का प्रयास करेगा। और एक स्थिति ऐसी आएगी उसके बाद में ये जो कुंडली है वो स्थिर अवस्था में आ जाएगी। और स्थिर अवस्था में जब आएगी तो इस फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर में उत्पन्न ऐंठन के कारण बलयुग्म आघूर्ण और इस कुंडली में उत्पन्न ये जो बलयुग्म आघूर्ण है वो दोनों बराबर होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। और उस कंडीशन में हम दोनों को बलयुग्म आघूर्णों को बराबर पुट कर देंगे। एक बलयुग्म आघूर्ण तो इस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उत्पन्न हो रहा है, दूसरा इस वायर में उत्पन्न हो रहा है। और जब कुंडली घूमना बंद कर देगी, संतुलन की स्थिति में रहेगी, तो दोनों बलयुग्म आघूर्ण बराबर होंगे और उनको हम बराबर पुट करके ही ये I समानुपाती फाई फाइंड आउट कर लेंगे। फाई यहां पर इस कुंडली में उत्पन्न विक्षेप है। ये जो कुंडली है अपनी माध्य स्थिति से जितना घूमती है वही एंगल है फाई, जिसको हम विक्षेप कह रहे हैं, और उतना ही संकेतक में विक्षेप उत्पन्न होगा दोस्तों। तो यहां से मैंने आप लोगों को इस डायग्राम को समझा दिया है। अब यहां से हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास में तो बराबर आ चुका है NIAB साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। क्यों? त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र के कारण से। तो आपके पास में टो का फॉर्मूला आ गया है NIAB, और इसको हमने दे दिया समीकरण 2, जहां n कुंडली में फेरों की संख्या, I कुंडली में से बहने वाली धारा, A कुंडली का क्षेत्रफल और B कुंडली पर लगा चुंबकीय क्षेत्र, जिस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली रखी गई है। साम्यावस्था की स्थिति में देखिए दोस्तों, जब कुंडली घूमती है, कुंडली में घूमती है तो फॉस्फर ब्रॉन्ज के वायर में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। देखिए इस स्थिति में कुंडली से जुड़े फॉस्फर ब्रॉन्ज, जो फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार में, फॉस्फर ब्रॉन्ज के तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। ऐंठन उत्पन्न हो जाएगा, उसको हम मरोड़ी भी कहते हैं, उत्पन्न हो जाता है। और इस ऐंठन के कारण ही उस वायर में एक बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो ऐंठन के कारण तार में उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण, तार में उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण, तार में कितना बलयुग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है उसको हम लिख रहे हैं टो से। देखिए दोस्तों, ये हमने कक्षा 11 में पढ़ा है। और यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण है टी टो डैश से पुट कर दिया, वो समानुपाती होता है उस कुंडली में उत्पन्न कोणीय विक्षेप के। देखिए दोस्तों, जो बल लगता है वो हमने पढ़ा है हुक के नियम से कि विस्थापन के समानुपाती होता है। और जो कुंडली में या जो मरोड़ी लग रही है उसमें जो उत्पन्न विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन होता है, और जो कोणीय विस्थापन है वो बलयुग्म आघूर्ण के समानुपाती होता है। तो यहां पर जो टी डैश होता है वो समानुपाती होता है
या मैं इसका सीधा फॉर्मूला यहां पर पुट कर दूं, C इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। कहीं आपने बुक्स में देखा होगा कि यहां पर माइनस का साइन आता है, वो माइनस का साइन डायरेक्शन अपोजिट को ही रिप्रेजेंट करता है, विस्थापन और टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन होती है। ये जो C है इसको हम ऐंठन नियतांक कहते हैं दोस्तों। ये जो C है इसको यहां पर ऐंठन नियतांक कहा जाता है, ऐंठन नियतांक होता है। मैं आपको ये फॉर्मूला आया कहां से, थोड़ा सा हुक के नियम से बताता हूं। हुक का नियम होता है F समानुपाती अक्ष के। ये तो जब कोई कण दोलन गति करता है तब की बातें हैं। जब घूर्णन गति करता है तो बल के स्थान पर बल युग्म आघूर्ण आ जाएगा और विस्थापन के स्थान पर कोणीय विस्थापन आ जाएगा दोस्तों। यहां पर ये जो K होता है वो प्रत्यानयन बल नियतांक होता है और इस के स्थान पर यहां पर आ जाएगा माइनस में C फाई। ये जो C है इसको भी हम यहां पर प्रत्यानयन बल नियतांक कह सकते हैं। तो यहां पर इस C को हम कहेंगे तार में उत्पन्न ऐंठन की वजह से ऐंठन नियतांक कह देंगे। और यहां पर मैंने पॉजिटिव साइन ही लिया है, वो इसलिए लिया है दोस्तों कि ये जो नेगेटिव साइन है वो सिर्फ फाई और टॉर्क के बीच की डायरेक्शन को शो करता है। तो यहां पर हमारे पास में टॉर्क के दो फॉर्मूले आ गए, एक तो समीकरण 2 से, एक समीकरण 3 से। मैं समीकरण 2 और 3 को यहां पर बराबर पुट कर देता हूं, समीकरण 2 बराबर 3 से। तो आपके पास में आ गया है NIAB बराबर C फाई। और यहां से मैं क्या पुट कर सकता हूं दोस्तों, देखिए I इक्वल टू आ गया है आपके पास में C अपॉन में NAB इंटू में फाई। और ये वाली जो राशि है इसको हम K इक्वल पुट कर देंगे, I इक्वल टू K फाई। और ये जो K है इसको हम परिवर्तन गुणांक कहते हैं, धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहा जाता है, जो कि C अपॉन में NAB के बराबर होता है। इसको हम कहते हैं धारामापी का परिवर्तन गुणांक। परिवर्तन गुणांक दोस्तों, यहां से आप देखिए कि ये जो I है वो समानुपाती होता है फाई के, और यही धारामापी का सिद्धांत है। यही धारामापी का सिद्धांत है दोस्तों। धारामापी का सिद्धांत यही है कि धारामापी से बहने वाली जो धारा है वो कुंडली में से बहने वाली जो धारा है वो कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। तो I समानुपाती होती है फाई के। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इतना। अब हम देखते हैं कि जो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या होता है। इसके साथ में धारामापी की धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता, वोल्टेज सुग्राहिता, ये हम यहां पर देखने वाले हैं दोस्तों। अब यहां पर हम त्रिज्यीय क्षेत्र की बात करने वाले हैं। रेडियल फील्ड क्या है, त्रिज्यीय क्षेत्र क्या है। देखिए दोस्तों, यदि हम बात करें धारामापी में प्रयुक्त चुंबकों की तो वो अवतलाकार कटी हुई होती है। क्यों? उसका जो सॉल्यूशन है, हल है कि वो क्यों कटी हुई होती है, वो देखिए दोस्तों। ये हमारे पास में दोनों चुंबक हैं N और S, और उनको हमने जब ऊपर से देखा तो हमारे को, जब हमने पहले डायग्राम बनाया था उसमें तो हमने उन दोनों को साइड से देखा चुंबकों को। अब दोनों जो अवतलाकार कटी हुई चुंबक है उनको जब ऊपर से देखेंगे तो ऐसी नजर आएगी दोस्तों। और जो लोहे की, कच्चे लोहे की क्रोड होती है वो इन दोनों के मध्य में इस तरीके से व्यवस्थित होती है। ये स्टैटिक पोजीशन में रखी जाती है और इनके चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ये आपके पास में आयताकार कुंडली होती है दोस्तों। यहां से मैग्नेटिक लाइंस निकलती है। उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। वो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो इस तरीके से होगी दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से इसमें से निकलेगी, ऐसे उनकी डायरेक्शन सीधी क्रोड की ओर होती है। वो क्रोड में प्रवेश करेगी और इस तरीके से उनकी डायरेक्शन होती है दोस्तों। एस क्रोड से बाहर निकलती हुई एस में ये चली जाएगी।
ये जो आपको दिख रहा है ये वाला जो हिस्सा है वो कच्चे लोहे की क्रोड है, और कच्चे लोहे की क्रोड को यहां पर इसीलिए यूज में लेते हैं ताकि यहां पर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। जब कुंडली इस स्थिति में होती है तो यहां से जो मैग्नेटिक लाइंस है वो थोड़ी सी इस तरफ घूम जाएगी और इसमें से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेगी इस कुंडली में से, और जब ये इस तरीके से घूम जाती है तो यहां से इस वाली स्थिति में से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है। तो ये जो आपके पास में कुंडली है सदैव इसके अंदर से होती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जाएगी, जबकि इसका क्षेत्रफल इधर होता है और जबकि चुंबकीय क्षेत्र इधर है सदैव। तो इस स्थिति में इन दोनों के बीच का एंगल ए व बी के बीच का जो एंगल होता है दोस्तों वो होता है 90 डिग्री, और जब एंगल 90 डिग्री होता है तो आपके पास में जो टो बराबर आया है NIAB sin थीटा, तो ये जो थीटा की वैल्यू है वो 90 होगी, और इसी को ये हम कह रहे हैं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, कि इसकी जो अक्ष है उसके अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ताकि बलयुग्म आघूर्ण अधिकतम लगे, मैक्सिमम बलयुग्म आघूर्ण इस स्थिति में कार्य करेगा दोस्तों। तो ये था त्रिज्यीय क्षेत्र, और त्रिज्यीय क्षेत्र का अर्थ यह है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सारी कुंडली की अक्ष से होती हुई कुंडली के अंदर से होती हुई गुजरती है ताकि उस पर अधिकतम बलयुग्म आघूर्ण कार्य करे, और उसके लिए ये जो कच्चे लोहे की क्रोड है उसका योगदान होता है ताकि इसमें से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इसमें से प्रवेश करें, दूसरे वाले सिरे से आसानी से बाहर निकले दोस्तों। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस की। सर्वप्रथम हम बात करेंगे धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब यह है कि धारामापी में जब हम अल्प धारा प्रवाहित करते हैं तब कुंडली में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न होना चाहिए, या जो संकेतक है वो पर्याप्त विक्षेप देना चाहिए, वही है धारामापी की सुग्राहिता। जितना ज्यादा मतलब थोड़ी सी भी जब धारा प्रवाहित कर दें तो भी उसकी रीडिंग दे दे, इसका मतलब वो धारामापी अच्छा सुग्राही होता है। तो अल्प धारा प्रवाहित करने पर, अति अल्प धारा प्रवाहित करने पर, अल्प धारा से, या हम कह सकते हैं अल्प विभवांतर से, कि जो आपके पास में धारामापी उसके सिरों पर हम अल्प विभवांतर लगा दें से धारामापी में यदि पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो, धारामापी में पर्याप्त विक्षेप उत्पन्न हो, विक्षेप उत्पन्न हो, तो उसको हम कहते हैं धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। धारामापी की सुग्राहिता, और धारामापी की सुग्राहिता उतनी ही अच्छी होती है जितने उसमें विक्षेप ज्यादा आता है। उसके बाद में हम बी पार्ट में देखेंगे धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता देखिए सेंसिटिविटी कहते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, और यहां पर आगे करंट सेंसिटिविटी, और इसको हम कहेंगे SI से। देखिए इसको भी हम परिभाषित करेंगे यहां पर दोस्तों। SI बराबर होता है फाई अपोन में I, फाई अपोन में I। यहां से फाई अपोन में I देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, इससे I का इधर भाग लगा देंगे तो फाई अपोन में I बराबर NAB, इधर ऊपर आ गया NAB अपोन में C, ये आएगा आपके पास में फाई अपोन में I। देखिए धारा सुग्राहिता को SI से लिखते हैं जो कि फाई अपोन में I के बराबर हो। तो फाई है कुंडली में धारामापी में उत्पन्न विक्षेप, I है उसमें से बहने वाली धारा जो कि NAB अपोन C के बराबर होती है। अब इसकी परिभाषा क्या है कि धारामापी में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न विक्षेप, यदि I का मान 1 एम्पियर कह दें तो जो फाई होगा वही धारा सुग्राहिता है, कि धारामापी में से प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में उत्पन्न विक्षेप। एक बार फिर से सुन लीजिए कि धारामापी में प्रति एकांक धारा प्रवाहित करने पर, प्रति एकांक
धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में उत्पन्न विक्षेप, धारामापी में उत्पन्न जो विक्षेप है उसी को ही हम धारा सुग्राहिता कहते हैं, उसी को ही धारा सुग्राहिता, उत्पन्न विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाता है दोस्तों। अब यहां से देखिए, ये जो धारा सुग्राहिता है उसका मान डिपेंड करता है N पर, A पर, B पर और C पर। देखिए धारा सुग्राहिता कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होती है, कुंडली के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, कुंडली पर आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है और C के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि धारा सुग्राहिता हम बढ़ा सकते हैं N मतलब कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, चुंबकीय क्षेत्रफल बढ़ाकर और ऐंठन नियतांक घटाकर। देखिए दोस्तों, हम धारा सुग्राहिता को किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, आप यहां पर देखेंगे। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है? पहला बिंदु तो यही है, कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर, कुंडली में फेरों की संख्या जिसको हम N से लिख रहे हैं, संख्या बढ़ाकर। यदि कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो सुग्राहिता भी बढ़ जाएगी। कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ाकर, कुंडली का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपके पास में A है और उसको यदि आप बढ़ा देंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र B का मान बढ़ाकर, कुंडली पर आरोपित जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको बढ़ाकर। और चौथा है ऐंठन नियतांक कम करके, और जो आपके पास में फॉस्फर ब्रोंज का वायर है उसका ऐंठन नियतांक वैसे पहले से ही कम होता है, इसीलिए ऐंठन नियतांक को कम करके हम धारा सुग्राहिता बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये हमारे पास में थी धारा सुग्राहिता। इसके बाद में हम बात करेंगे C पार्ट, वोल्टेज सुग्राहिता। वोल्टेज सुग्राहिता, और जो वोल्टेज सुग्राहिता है इसको हम SV से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते किसे हैं? SV बराबर होता है फाई अपॉन में V। और यहां से आप देखेंगे दोस्तों, यदि मैं इसको R से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं देखिए यहां पर ही लिख देता हूं दोस्तों, V बराबर हम ओम के नियम से I इंटू R पुट कर दें और फाई अपॉन में I की वैल्यू हमारे पास में है NAB अपॉन में C पहले से पढ़ा है, ये एक R और एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है कि धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक विभवांतर लगाने से उसमें उत्पन्न विक्षेप, एक बार फिर से समझ लेंगे, धारामापी के सिरों पर प्रति एकांक विभवांतर लगाने पर, प्रति एकांक विभवांतर लगाने पर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है। वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है, वोल्टेज सुग्राहिता कहलाता है, वोल्टेज सुग्राहिता कहते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर जो वोल्टेज सुग्राहिता है उसका मान इन कारकों पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जैसे ही हम N बढ़ाएंगे, फेरों की संख्या बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा, A बढ़ जाएगा। यहां से इनका मान इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद में हम देखेंगे धारामापी का दक्षतांक। यहां पर इस वीडियो का जो अंतिम पार्ट है वो हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम धारामापी का जो दूसरा प्रकार है चल कुंडली धारामापी का किलकित कुंडली धारामापी वो देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम अब और देखने वाले हैं धारामापी का दक्षतांक।
धारामापी का दक्षतांक, और धारामापी का जो दक्षतांक है उसको दोस्तों हम अक्ष से लिखेंगे, और जो अक्ष होता है वो होता है 1/SI, आई इसके सबस्क्रिप्ट में है और इसको हम कह देते हैं I/φ, और ये होता है C/NAB। यहां से देखिए दोस्तों, φ/I हो गया, C/NAB हो गया। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं कि धारामापी में प्रति एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित की जाने वाली धारा धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। यदि φ बराबर हम 1 ले लें तो I है वही अक्ष होगा कि धारामापी में प्रति एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए, प्रति एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए, प्रति एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्रवाहित धारा धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। धारामापी का दक्षतांक कहलाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो काफी लंबा बन गया है, बट छोटी छोटी डेफिनेशंस और इसके साथ में इसकी जो सिद्धांत बनावट है वो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके साथ में हम धारामापी का जो सेकंड पार्ट है, चल कुंडली धारामापी का सेकंड पार्ट, ये हमने इस वीडियो में देखा, निलंबित चल कुंडली धारामापी। इसके साथ में हम देखेंगे अब इसका सेकंड पार्ट, किलकित कुंडली धारामापी। देखिए, इस निलंबित चल कुंडली धारामापी और किलकित चल कुंडली धारामापी में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। जो कुंडली है उसके ऊपर और नीचे वाले जो सिरे हैं वो एक तरीके से ऊपर नीचे जुड़े होते हैं, घूमने के लिए चोल में फंसाए जाते हैं, चोल कहते हैं दोस्तों। हम अगले वीडियो में उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे।